नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। छत्तीसगढ़ में नतीजों से पहले ही सियासत चरम पर है और इस बार निशाना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस है, जिसे घेरते हुए बीजेपी के दिग्गज नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर मानहानि का दावा ठोकाया और हत्या की साजिश का आरोप लगाया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री इसे बृजमोहन अग्रवाल की हार की बौखलाहट करार दे रहे हैं। मगर बृजमोहन अग्रवाल के आरोप के बाद छत्तीसगढ़ में कानून की व्यवस्था के साथ ही साथ जो सवाल उठाए गए हैं उसकी आंच दूर तक जाने की उम्मीद है। अब देखना यह है कि कांग्रेस इस पर क्या जवाब देती है। तो आज इसी पर करेंगे बातचीत, लेकिन इससे पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। 2 चरणों के चुनाव संपन्न होने के बाद शांत पड़ा छत्तीसगढ़ का माहौल एक बार फिर से सियासत की लपटों से दहक उठा है और इस बार इन लपटों को दहकाने का काम किया है बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने। दरअसल बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला के खिलाफ मानहानि का नोटिस भेजा है, जिससे शांत पड़ी छत्तीसगढ़ की आबोहवा सियासत के बारूद से दहक उठी। कांग्रेस इस कार्रवाई को बृजमोहन अग्रवाल की हार के डर की बौखलाहट करार दे रहे हैं। साथ ही कांग्रेस का कहना है कि उनको अभी नोटिस नहीं मिला है, अगर मिलेगा तो विभाग इस पर जवाब देगा। बृजमोहन अग्रवाल दक्षिण विधानसभा से बड़े अंतरों से चुनाव हार रहे हैं और हार की खीज में इस प्रकार से वो स्टंटबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस के किसी भी नेताओं को कोई नोटिस नहीं मिला है और नोटिस मिलेगा तो कांग्रेस का विधि विभाग उसका जवाब देगा। भारतीय जनता पार्टी नेताओं को और बृजमोहन अग्रवाल को आत्मावलोकन करना चाहिए, आखिर इस प्रकार की परिस्थितियां क्यों बनी। और पूरा शहर जानता है बृजमोहन अग्रवाल के चरित्र को। आपको बता दें कि जिस कारण छत्तीसगढ़ की आबोहवा में सियासी आतिशबाजी हो रही है, ये घटना 9 नवंबर और 10 नवंबर की है। दरअसल 9 नवंबर को बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल रायपुर दक्षिण में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। इस दौरान बैजनाथ पारा में बृजमोहन अग्रवाल पर हमला हो गया। कुछ युवकों ने 7 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल का कॉलर पकड़ लिया और उन पर हमले की कोशिश की। हालांकि इस दौरान उनके साथ मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बचा लिया। इस घटना के बाद उन्होंने इसको लेकर भूपेश सरकार पर हमला बोला और उनकी हत्या की साजिश का आरोप लगाया। हमारे कार्यकर्ता सामने आ गए और मेरे पीएसओ मुझे घसीटकर पीछे ले गए और बचाकर मदरसे में जाकर मैं बैठ गया, तो मैं बच गया। मुझे लगता है कि उनकी कोशिश थी मेरी हत्या करने की और ये कांग्रेस के लोग पूरे शासन प्रशासन के संरक्षण में हमारे चुनाव प्रचार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल के इस बयान पर सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस संचार प्रमुख ने जोरदार हमला बोला और बृजमोहन अग्रवाल को सबसे बड़ा गुंडा बताया था। अब इसी मामले में बृजमोहन अग्रवाल ने मानहानि का नोटिस भेजा है। पहली बात तो है कि बृजमोहन अग्रवाल पे कोई हमला कर सकता नहीं, वीडियो दिख रहा है उसमें तो खुद ही धक्का मार रहे हैं। दूसरी बात है जो नरेंद्र मोदी जैसे को टेबल के नीचे घुसने के लिए मजबूर कर दे, उस बृजमोहन अग्रवाल को कोई धमकी दे सकता है, कोई धक्का दे सकता है। मजाक कर रहे हैं। मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि अब सेठ जी पिछड़ रहे हैं चुनाव में। बार पूरी कोशिश हो रही है सर, सामुदायिक सद्भाव जो छत्तीसगढ़ का बना हुआ है वो लाख कोशिश करे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बार एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है बीजेपी वालों की तरफ से, कांग्रेसी गुंडे। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बृजमोहन के सामने मतलब कोई दूसरे को गुंडा बोलना मतलब गुंडे शब्द का अपमान करना। बहरहाल छत्तीसगढ़ में बृजमोहन अग्रवाल की सुलगाई ये सियासी लपटें आगे क्या रूप लेती हैं, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि अब इस मामले में कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सियासत मोड़ ले रही है, जिस तरह से बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस और भूपेश बघेल पर इल्जाम लगाए हैं, ऐसे में अब देखना ही होगा कि ये आंच और ये तपिश कहां तक पहुंचती है। आज इसी पर करेंगे बातचीत। रितेश मौर्य जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। और इसके अलावा के शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका भी के शर्मा जी। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर रितेश मौर्य जी, जिस तरह से बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कांग्रेस के ऊपर, लेकिन उनका तो साफ तौर से कहना है कि वो खुद ही इस बात को लेकर
कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बृजमोहन अग्रवाल जी अब चुनाव में हार रहे हैं तो उनकी बौखलाहट ये सब करवा रही है। जी, सबसे पहले तो मैं इंडिया वॉइस के सभी दर्शकों को मेरा ताजा नमस्कार है और आगे उठने की सबकी शुभकामनाएं। देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि बृजमोहन अग्रवाल जी कोई साधारण नेता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है और छत्तीसगढ़ की बड़ी आवाज है और बड़े उनको आदर और सत्कार के साथ उन्हें देखा जाता है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। तो मुझे लगता है कि जब ये चुनाव का जो माहौल था 9 नवंबर और 10 नवंबर को, जब बैजनाथ पारा में हम सब जानते हैं कि वहां पर कांग्रेस एक बड़ा गढ़ है और जहां पर रिजार्व ढेबर का एक बड़ा प्रभावशाली क्षेत्र है, वहां पर मैं वहां पर स्वयं उपस्थित था और वहां के जो कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं स्थानीय, उन्होंने धक्का मुक्की करने का भरसक प्रयास किया था। मुझे लगता है कि यह एक बहुत बड़ी साजिश थी कि बृजमोहन जी और पूरे कार्यकर्ताओं को डराने की पूरे चुनाव में। आपने देखा होगा कि दक्षिण विधानसभा के चुनाव में कहीं कहीं बहुत जगह से चुनाव की वोटिंग के भी छिटाकती हुई है। और दूसरी तरफ मैं बात करूंगा जो भूपेश बघेल जी और सुशीला शुक्ला जी का जो बयान आता है कि बृजमोहन जी गुंडा है, तो भैया आप ये बता दें कि आपके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी एक और कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री की पनौती है और भूपेश बघेल जी और ये मतलब सीधा बात है कि कांग्रेस के संस्कार यहाँ पर झलक रहे। किस प्रकार से वो जब चुनाव हारने जब नौबत आती है तो इस प्रकार के अपशब्द कह रहे हैं। अब जब नोटिस मिला है तो बौखलाहट में वो कुछ बोले जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन नोटिस पर भी वो कह रहे हैं कि नोटिस मिला है तो विधि अनुसार उस पर कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल करें और नोटिस का जवाब दे अपने वकील के माध्यम से। ये तो ना बयानबाजी और ना बौखलाहट की, क्योंकि हमको मालूम है दक्षिण विधानसभा में 60% मतदान हुआ है और इस बार बृजमोहन जी बड़े प्रचंड बहुमत से पिछले बार के आंकड़ा को पार करते हुए जीत के आएंगे। इसीलिए पूरी सरकार इस बार उनको हराने में लगी हुई थी और उनकी जो बौखलाहट है यहाँ पर नजर आ रही है कि उनके नोटिस का जवाब हम कैसे दें, तो इस प्रकार की बयानबाजी वो करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता जावेद खान जी भी जुड़ चुके हैं। जावेद खान जी, जिस तरह से बृजमोहन अग्रवाल ने मानहानि का दावा ठोका है, साथ ही साथ आरोप लगाया है कि उनकी हत्या की साजिश की गई थी, अब इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री भले ही उन्हें गुंडा करार दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नोटिस अब कांग्रेस को गया है तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा। नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों को और सभी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, हम लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतंत्र में सबको अधिकार है किसी को कोई भी नोटिस भेजने का। बिल्कुल, बृजमोहन अग्रवाल जी ने अगर कोई नोटिस भेजा है, हमें अभी मिला नहीं है, मिलेगा तो उसको बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। उसमें जवाब देने में कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं हटेगी, तथ्यों के साथ जवाब दिया जाएगा, नोटिस का अच्छी तरह से जवाब दिया नहीं, लेकिन जिस तरह से वो हत्या की साजिश का आरोप लगा रहे हैं उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, अभी चुनाव के बाद में सभी अपने अपने क्षेत्र में समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा के बाद में अब जिस तरह से बृजमोहन अग्रवाल जी ने भी रायपुर दक्षिण से चुनाव लड़ा, समीक्षा की, पहली बार उन्हें लोहे के चने चबाने पड़े। उनके खिलाफ जो कांग्रेस से प्रत्याशी थे महंत राम सुंदर दास जी, उन्होंने जिस तरह से चुनाव लड़ा, बृजमोहन जी की समीक्षा से समझ में आता है और अब उनकी बदजुबानी से समझ में आता है कि समीक्षा में उन्हें पता चल गया है कि उनकी करारी हार होने वाली है। इसलिए वो कहीं ना कहीं इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अरे भाई, एक बात आप बताइए, छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुआ, चुनाव में धर्म की राजनीति किसने की? धर्म की राजनीति पर चुनाव किसने लड़ा? ध्रुवीकरण करने की कोशिश किसने की? हिंदू मुसलमान करने की कोशिश नहीं, लेकिन जावेद खान जी, जिस तरह से एक तरफ तो आप बृजमोहन की अग्रवाल जी की सीट की बात कर रहे हैं, वो उनकी पक्की सीट है, इस पर क्या नतीजा आता है 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन इसके अलावा भी तमाम जो नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या सामने आई है चुनाव के दौरान भी, उससे पहले भी, उसको लेकर क्या करेंगे? कौन से नेता और कौन से कार्यकर्ता की हत्या हो गई मैडम? नहीं, बीजेपी के कई नेताओं की हत्या हुई है। के शर्मा जी भी हमारे साथ लगातार हैं। के शर्मा जी, किसने हत्या की? के शर्मा जी हत्या की? ठीक है, मैं आपको अभी जानकारी दिलवा देती हूँ। के शर्मा जी, यहाँ पर जावेद खान जी का कहना है कि छत्तीसगढ़ में कोई हत्या नहीं हुई है। क्या छत्तीसगढ़ में कोई हत्या नहीं हुई है चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो हत्या हुई है वो नक्सली घटनाक्रम के नारायणपुर की घटना की बात करते हैं। उसके साथ ये राजनांदगांव जिले में एक घटना हुई है, उसको लेकर भाजपा कार्यकर्ता की हत्या को लेकर बात आई थी। उसके साथ ही एक है तो चुनाव के पहले की घटनाएं हैं जो कि अब बिरनपुर को लेकर जिसकी हत्या हुई, उसके पिताजी को वहां चुनाव मैदान में उतारा गया, साजा में एक प्रत्याशी भी भाजपा ने बनाया। तो इस प्रकार की घटनाएं हुई है, लेकिन ये कहें कि
किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता का सीधा हाथ हो या इस प्रकार से कोई आरोप नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता की यहाँ पे के शर्मा जी बात नहीं हो रही, लेकिन सरकार है तो जिम्मेदारी तो होगी ना। निश्चित रूप से कानून व्यवस्था का मामला है। यदि इस प्रकार से घटना होती, कानून व्यवस्था का विषय छत्तीसगढ़ में एक चुनावी मुद्दा भी रहा है कानून व्यवस्था को लेकर, लेकिन ये जो मामला है जो शब्दों की मर्यादा को लेकर, राजनीति में शब्दों की मर्यादा को लेकर जो बात हो रही है, बृजमोहन अग्रवाल 7 बार से लगातार उस विधानसभा क्षेत्र से जीतते आ रहा है, पहले रायपुर शहर से, उसके बाद रायपुर दक्षिण से। अब उस लगातार के बाद जब चुनाव प्रचार में जा रहे हैं तो वो क्षेत्र जो है पार्षद एजाज ढेबर का वार्ड आता है और एजाज ढेबर पार्षद से महापौर चुने गए हैं। तो उस क्षेत्र में निश्चित रूप से ये है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वो, और वहां पे जब ये गए तो ये आई कि जो इन्होंने नोटिस दिया है 8 बिंदुओं में बृजमोहन अग्रवाल ने, उसमें ये है कि उनके साथ गला मतलब कॉलर पकड़ा गया और गला दबाने की कोशिश की गई। इस प्रकार के भी गंभीर आरोप हैं। इसको लेकर के मुझे लगता है कि आज तक जो छात्र नेता से अभी तक के बृजमोहन की राजनीति एक कद्दावर नेता है, निश्चित रूप से जनता में उनकी छवि है, और ऐसी स्थिति में यदि कोई घटना हुई तो यह पुलिस जांच का विषय बनता है कि उसमें वास्तव में किस प्रकार से घटनाएं हुई। लेकिन हार का भाई राजनीतिक बयान अपने ढंग से होता है। जो गुंडा वाली शब्द है वो कितना क्या है, कितना उसका उपयोग राजनीति में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, राजनेताओं को भी इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि गुंडा शब्द हमें एक आपराधिक छवि का बोध कराता है। कोई राजनीति में आक्रामक नेता के रूप में ये शब्द का नहीं हो सकता। तो ये अलग है, कानूनी नोटिस मिला है। ये 13 तारीख को नोटिस जारी हुई, 13 नवंबर को। अभी 1 सप्ताह का समय दिया गया था। अभी तक के जो शुक्ला जी का बयान भी आ रहा है कि हमको नोटिस नहीं मिला, तो इसको लेकर आगे क्या कार्रवाई होती है। और दूसरी चीज यह है, भूपेश बघेल और बृजमोहन अग्रवाल के संबंधों को पूरा छत्तीसगढ़ जानता है, कैसे दोनों के बीच संबंध है। इसके बाद राजनीति में जो तलखी पैदा हुई है, ये कांग्रेस और भाजपा के बीच छत्तीसगढ़ में जिस तरह से इस बार के चुनाव में एक संघर्ष की स्थिति पैदा हुई, राजनीतिक संघर्ष की स्थिति पैदा हुई है, जिसका असर यहाँ पे देखने को मिला जिस ढंग से बयानबाजी हुई है। और भूपेश बघेल के बयान को ये गंभीरता से बृजमोहन अग्रवाल जी ले रहे हैं, क्योंकि इसमें जो शब्द का उपयोग है उनको कहीं न कहीं ठेस पहुंचे। पुलिस जांच का विषय है, ये बात भी आ सकती थी, ऐसा उनका अपने चर्चा में बात वो कह रहे हैं कि पुलिस जांच करेगी, कौन दोषी। ठीक है जावेद खान जी, जवाब दीजिएगा। मानहानि का नोटिस तो बाद में आता है, लेकिन यदि इस तरह की घटना राज्य में होती है, सरकार आपकी है तो जिम्मेदारी तो बनती है ना। आप यदि पार्टी भूल भी जाएं तो भी राजनीतिक पार्टी के साथ ही साथ सरकार के नाते आपकी पहले जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल जिम्मेदारी सरकार की बनती है, और सरकार ने जिम्मेदारी निभाई भी। बीरनपुर की अगर घटना को आप देखेंगे तो बीरनपुर की घटना को जिले से बाहर फैलने नहीं दिया, यह सरकार की सफलता थी। कवर्धा की घटना अगर आप देखेंगे तो कवर्धा की घटना को बढ़ने नहीं दिया, यह सरकार की सफलता थी। नारायणपुर की घटना को आगे बढ़ने नहीं दिया, यह सरकार की सफलता थी। लेकिन तीनों घटना में कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जो आज छत्तीसगढ़ में विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता, उनके पदाधिकारी, उनके कार्यकर्ता सीधे रूप से इन्वॉल्व होते हैं, नजर आते हैं। ये किस तरह की राजनीति, आपको भारतीय जनता पार्टी से सवाल करना चाहिए। दूसरी बात, बीरनपुर के घटना घटे 6 महीने से ऊपर हो गया है। देश के केंद्रीय गृह मंत्री बीरनपुर की घटना में जो शहीद हुआ, जो बच्चा खत्म हुआ, उसके पिता को टिकट देकर के मंच से कहते हैं कि न्याय दिलाने के लिए टिकट दिया। जवाब दीजिएगा। देश के केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वो न्याय का टिकट दिला करके दिया जाता है। जो उसमें आरोपी है, जिनके द्वारा किया गया है, अपनी केंद्रीय एजेंसियां लगा करके आरोपियों को जेल की सलाखी के पीछे भेजते हैं अमित शाह, और कहते हैं कि हमने उस बच्चे को न्याय दिलाया है, तो वो उनके पद के साथ वो शोभा देता। पर लेकिन वो जिस तरह से खून के बदले वोट की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आज कहीं ना कहीं रायपुर दक्षिण में भी उसी तरह की राजनीति देखने को मिल रही है। किस तरह से रायपुर दक्षिण के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लोगों से जुड़ते नजर आ रहे हैं। और जो एजाज ढेबर जी के वार्ड की बात है, वो वीडियो सार्वजनिक है, सोशल मीडिया में है, कहीं ऐसी बात नहीं हुई है। सिर्फ मौखिक रूप से मुक्ति जैसी स्थिति भी नहीं बनी थी। बात कर रहे कवर्धा की घटना में किस प्रकार से वहाँ कर्फ्यू लगा है, आम जनता को परेशानी हुई थी, और नारायणपुर में तो पूरी कवर्धा की घटना में दूसरे दिन पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के पुत्र अभिषेक सिंह जी रैली निकालते हैं, लोगों को भड़काते हैं, जाहिर करते हैं कि किस तरह से प्रदेश को जलाना है।
कुकृत्य करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करना मुझे चाहती लगता थी। है प्रदेश के अंदर एक विशेष वर्ग काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हत्या करने और हिंदू समाज के लोगों को इसका धमकाने का काम कर रहे हैं। और जहां तक मैं समझता हूँ विराटनगर के क्षेत्र में देखिए खाली इस तरह की बयानबाजी से नहीं चलेगा। कौन सा विशेष समाजवादी परिवार, कौन हिंदू परिवार, कौन धमका रहा है, आप जांच करवा लीजिए। जेल के पीछे रहिए, उन्होंने केवल भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण का काम कार्यकर्ताओं को धमकाने का काम किया। फेसबुक पर भी चुनाव के निमित्त उन्होंने आह्वान किया कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ध्यान दे, सरकार हमारी आ रही है, ये धमकी नहीं तो क्या है। ठीक है, लेकिन जावेद खान जी, इस तरह की घटना के बाद जब मुख्यमंत्री से सवाल किया जाता है तो यहाँ पर सही बात है, जिस तरह से के शर्मा जी का कहना है कि यहाँ पर पहला जवाब तो ये आना चाहिए ना कि पुलिस के द्वारा कार्रवाई होगी, लेकिन वो तो उल्टा ही उन्हें गुंडा करार दे रहे हैं। देखिए जिस तरह से चुनाव हुआ, जिस तरह से चुनाव में वीडियो वायरल हुए हैं और पूर्व के भी वीडियो वायरल हुए, उस हिसाब से मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है, आज वो नोटिस की बात कर रहे हैं। आज दिनांक तक तो हमें नोटिस मिला नहीं। राज्य में यदि कोई विपक्षी नेता इस बात को कहे कि हत्या की साजिश रची गई है या उनके ऊपर हमला हुआ है, तो उस पर किस तरह का जवाब आना चाहिए, आप बताइए। अरे भाई तथ्यों के साथ में बात किया जाए, सबूतों के साथ में बात किया जाए। खाली राजनीतिक सुर्खियां बटोरने के लिए अगर ऐसा बयान दिया जाएगा तो किस तरह का पलटवार किया जाएगा। के शर्मा जी, जिस तरह की घटना हुई है और जिस तरह की घटना हुई है, क्या इस घटना के होने के बाद पहले तथ्यों की मांग खुद विपक्षी नेता या पार्टी से की जाएगी? देखिए पुलिस जांच का विषय है, एफआईआर दर्ज हो चुका है। घंटों बृजमोहन अग्रवाल के साथ साथ सांसद सुनील सोनी और अन्य भाजपा नेता कोतवाली के बाहर धरने पर बैठे थे। उसके बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद ये धरना प्रदर्शन भाजपा का समाप्त हुआ। चुनावी माहौल चल रहा था, दोनों की ओर से तल्खी की स्थिति थी, लेकिन जो घटना हुआ मुझे लगता है क्योंकि एफआईआर है तो पुलिस उसमें ओर से जांच करेगी, उसमें वास्तविक घटना क्या है, किस प्रकार से वहां पे कानून का उल्लंघन हुआ कहा जाए, जिसमें कहीं गला पकड़ा गया है कि वरिष्ठ नेता है, पूर्व गृह मंत्री है, तमाम प्रकार नहीं। लेकिन उसके बाद जिस तरह का बयान आता है, क्या वो मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए जस्टिफाई है? देखो ये अलग विषय, मैं पहले ही कहा कि दोनों के संबंध मधुर रहे हैं। बृजमोहन और भूपेश बघेल के संबंध मजबूत मतलब एक मधुर संबंध रहा है। एक राजनीति में दोनों में अलग अलग दल के होने के बावजूद एक दोस्ताना संबंध रहा है। मध्य प्रदेश के समय से दोनों ही विधायक रहे हैं, तो वो बात दोनों के बीच में जो शब्दों की बात है, कहीं न कहीं लगता है बृजमोहन अग्रवाल को इस शब्द से ठेस लगी हुई, इसलिए नोटिस की बात है। नहीं तो छत्तीसगढ़ में एक सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण रहता है। जिस तरह से अभी बात है कि विरटपुर से आगे बात नहीं बढ़ पाई, इसका कारण यह है कि छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण है। कवर्धा में आप देखिए 58,000 से ज्यादा वोट से मोहम्मद अकबर जीत के आते हैं, जो विरटपुर से ज्यादा दूर नहीं है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में जहां बृजमोहन अग्रवाल के क्षेत्र की बात हो रही है तो 40-45 हजार मतदाता मुस्लिम वर्ग के हैं और उस क्षेत्र से वो प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं बृजमोहन लगातार। तो ये वहां पे स्थिति नहीं है, लेकिन जो घटना हुई है कहीं न कहीं मुझे लगता है कुछ ऐसा बृजमोहन अग्रवाल जी को गलत लगा होगा, जिसके चलते वो इतनी दूर तक वो धरने में बैठे, चुनाव प्रचार छोड़ के ये बात फिर आगे तक बढ़ती गई। जिस तरह से बयान आए तो जो उनको नहीं लग रहा होगा कि भूपेश बघेल से ऐसे संबंध है, वो इस तरह से शब्दों का उपयोग करेंगे, ये उनके बीच की बात है। लेकिन चूंकि अब कानून की बात आ चुकी है, एफआईआर दर्ज हो चुका है, बृजमोहन अग्रवाल ने नोटिस दे दिया है और इसका जवाब क्या आता है तो निश्चित रूप से रितेश जी इस पूरे मामले में जिस तरह से बात निकलकर सामने आ रही है, जावेद खान जी कह रहे हैं कि तथ्यों पर बात होती तो कार्रवाई होती। देखिए प्रियंका जी, कांग्रेस की तो हमेशा से आदत है कि तथ्य और सबूत मांगने की। जब बालकों की घटना हुई और जब तरीका स्ट्राइक हुआ तो इनके नेता लोगों ने भी सबूत मांगे। तो आज जब हमारे नेताओं के ऊपर इस प्रकार का घटना आया तो ये सबूत मांग रहे, न कि पुलिस से कार्रवाई करने की बजाय, न ही वीडियो की जांच करने की बजाय ये केवल आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और बृजमोहन जी की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बेदाग और स्वच्छ छवि के हैं जो एक अजय योद्धा है। मैं आपको टीवी चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि 3 दिसंबर जो परिणाम आएंगे बृजमोहन जी के पक्ष में आएंगे, वो चुनाव एक प्रचंड बहुमत से जीत जाएंगे, क्योंकि विपक्ष जो है लगातार वो हार का सामना कर रहा है 7 बार। लेकिन वो तो आरोप लगा रहे हैं कि आपने पूरा इंतजार किया और इंतजार करने के बाद अब जब समीक्षा करने के बाद आपको लग रहा है कि सीट आपके हाथ से निकल रही है, तब इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है।
देखिए, समीक्षा की आवश्यकता तो कांग्रेस को है, क्योंकि पिछले बार के मतदान के प्रतिशत इस बार बढ़ा है। दक्षिण विधानसभा में पिछले बार 58% था, इस बार 60% हुआ है। और 60% का सीधा सीधा अर्थ है कि इस बार हम दक्षिण विधानसभा में पिछले बार 17,000 वोट जीते थे, हम 25,000 अधिक वोटों से नहीं, लेकिन समीक्षा तो आप दोनों ही कर रहे हैं ना। समीक्षा के आधार पर ही तो आप सीटें बता रहे थे ना कि 52 से 54 लाएंगे। बिल्कुल हम लाएंगे 52 से। हम प्रदेश सरकार हम बना रहे हैं। तो क्या वाकई में समीक्षा में ऐसा कुछ आ गया? बिल्कुल नहीं, हम समीक्षा एक बार किए, हमको तो पूरा विश्वास है। लगातार हमारे नेता भी बोल रहे हैं कि 52 से 55 सीट हम ला रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस चढ़ी हुई है। मैं आपको इस टीवी चैनल के माध्यम से और बता देना चाहता हूँ कि लगातार लोगों के पास फोन से ये भी बात आ रही है कि मतदान किसे किया गया है। एक सर्वे आ रहा है, तो मुझे ये पता चला है कि अपने सूत्रों द्वारा कि कांग्रेस ने करवाई कि किसे कितना मतदान दिया, ताकि ये 3 तारीख के डिबेट में जब बैठे तो पता चले। जावेद खान जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी का अहंकार 2018 के चुनाव के परिणाम के बाद भी वो टूटा नहीं, और 2023 में भी आज भी वही अहंकार बोल रहा है। जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमें समीक्षा की जरूरत नहीं है, तो उसी समझ में आता है कितने अहंकार में है। 65 पार का नारा 2018 चुनाव में अमित शाह जी दिए थे, क्या हुआ था? 15 में आकर के सिमट गए थे। भारतीय जनता पार्टी शायद इस चीज को भूल गई है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि 58 से 60% मतदान हुआ है, तो मतदान अगर बढ़ता है तो इंडिकेट करता है कि उस प्रत्याशी की जीत मुश्किल है, उसके जगह में बदलाव का इंडिकेट करता है। और हम फिर से कह रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी ने समीक्षा करने के बाद अब उन्हें समझ में आया है कि उनके हाथ से, जिसे वो अजय कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अब वो अजय नाम उनके नाम के पीछे से हटने वाला है। वो हार रहे हैं और हार की बौखलाहट में अब वो इस तरह के नोटिस भी जारी कर रहे हैं। हमें कोई डर नहीं है भारतीय जनता पार्टी से और किसी नोटिस से भी। नोटिस हमें मिलेगा, बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। हम स्वागत करते हैं, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश में बिल्कुल हम स्वागत करते हैं उनके नोटिस का, उनका नोटिस का भी जवाब दिया वो ठीक है। लेकिन जावेद खान जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वोट प्रतिशत बढ़ता है तो कहीं ना कहीं सीट जाती है, छत्तीसगढ़ के मामले में हर बार ऐसा नहीं होता है। वोट प्रतिशत कई बार बढ़ता है तो उसका फायदा सत्ताधारी पार्टी को भी मिल जाता है और कई बार सरकारें बदल भी जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, समीक्षा में बृजमोहन अग्रवाल जी ने को यह पता चल गया है, भारतीय जनता पार्टी को यह पता चल गया है कि अब हमारी दाल छत्तीसगढ़ में नहीं गलने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी यह भी जान रही है कि किस कारण से छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने वोट करेंगे, कि उसकी एक वजह अगर ये बता दे तो मैं मान जाऊं। कोई वजह तो छत्तीसगढ़ के मतदाताओं के पास थी नहीं। केंद्र से मोदी जी, अमित शाह जी लगातार आए, लेकिन केंद्र की एक योजना नहीं बता पाए। केवल और केवल छत्तीसगढ़ में चुनाव भारतीय जनता पार्टी ईडी के दम पर लड़ी, ईडी के प्रेस नोट पर लड़ी। किस तरह से एक चुने हुए मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री को नीचा गिरा सकते हैं, बदनाम कर सकते हैं। उस समय जितनी अभद्र भाषाओं का प्रयोग वो उन्होंने किया, उस समय किसी को नजर नहीं आया कि चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ में इस तरह का, इस भाषा का प्रयोग हो सकता है। आज मुख्यमंत्री की तरफ से पलटवार हुआ है तो मानहानि का नोटिस भेज रहे हैं, बिल्कुल भेजे, हमें स्वागत है। पर लेकिन यह तय है कि 3 तारीख को डिबेट में अगर मैं भी बैठूं और ये भी बैठे तो जवाब जरूर मांगूंगा कि अब बताइए आपने समीक्षा की थी या नहीं की थी, कि अहंकार में अभी भी डूबे हुए हैं। रितेश जी जवाब दीजिएगा। अहंकार में कौन है? कांग्रेस प्रवक्ता के जवाब से आ रहा है कि किस प्रकार से तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, क्योंकि वो एक प्रकार का अभद्र व्यवहार करते हुए एक प्रकार का बयान देते, उस पर वो क्या बोलते खेद भी व्यक्त नहीं करते। और मुझे लगता है कि इससे उनको आत्मावलोकन की आवश्यकता है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, पूरी कांग्रेस पार्टी को, कि किस प्रकार से इनके राहुल गांधी केंद्र में नरेंद्र मोदी जी को अपशब्द कहते हैं और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी हमारे विपक्ष के सबसे बड़े नेता को जिस तरह से आप देश के प्रधानमंत्री बयान दे रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री कभी पप्पू कहते हैं, कभी मूर्खों का सरदार कहते हैं, उस समय आपको भाषा का चयन समझ में नहीं आता। उस समय भाषा की गरिमा आपको नहीं दिखती। क्या भाषा की गरिमा और भाषा की मर्यादा सिर्फ विपक्ष के लिए, सिर्फ
कांग्रेस के लिए बनी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए क्या छूट है? प्रियंका गांधी जो जैसा जवाब देगा अब उसको उसी तरह का जवाब मिलेगा। बघेल जी आज रितेश जी, जावेद जी, भाषा की बात करें तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से भाषा इस तरह की होती है जिसको शर्मनाक कहा जाए तो बुरा नहीं होगा। के शर्मा जिस तरह से कह रहे हैं, करके जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री विपक्ष को के नेताओं ठीक है, के शर्मा जी, भाषा की आप बात करें तो छत्तीसगढ़ में तो अभी आप जिक्र कर ही रहे थे, केंद्रीय स्तर पर भी होता है और चुनाव के दौर में तो और ज्यादा हो जाता है। इसको लेकर क्या कहेंगे? लेकिन ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि एक तरफ से वार होता है तो दूसरी तरफ से पलटवार होता है, फिर चाहे कितनी भी सजाएं हो जाएं, लेकिन ये सिलसिला जो है थमने का नाम नहीं ले रहा। देखिए प्रियंका जी, छत्तीसगढ़ ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी भाषाई मर्यादा राजनीतिक सुचिता की केवल बात होती है, लेकिन जिस तरह से शब्दों का उपयोग राष्ट्रीय स्तर पर नेता करते हैं तो निश्चित रूप से नीचे स्तर पर कार्यकर्ता उसी शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिसके चलते हुए एक तलखी और तनाव पैदा होता है। जबकि कार्यकर्ताओं को समझना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें या प्रदेश के स्तर पर भी देखें, जैसे मैंने कहा कि बृजमोहन और भूपेश के बीच अच्छे संबंध है, तो कार्यकर्ताओं को भी इस प्रकार से राजनीतिक कारणों से अपने संबंध खराब नहीं करना चाहिए और एक अच्छा संबंध बना के चलना चाहिए। राजनीति में जनता ने अपना जो वोट है, मतदान है, कर दिया है 3 तारीख को, जिसके लिए जनता समर्थन करेगी उसकी सरकार बनेगी। लेकिन इस प्रकार से जो तनाव की स्थिति पैदा होता है, यह आम कार्यकर्ताओं के लिए दुविधा की स्थिति पैदा होती है और आपसी मनमुटाव बदलने से एक माहौल, प्रदेश का माहौल खराब होता है। जबकि छत्तीसगढ़ में ऐसा कहीं से कोई माहौल नहीं, न ध्रुवीकरण की स्थिति पैदा होती है, न ही यहाँ तुष्टीकरण को स्वीकार किया जाता है। लेकिन के शर्मा जी, इस तरह के बड़े नेताओं के द्वारा जब इस तरह के बयान और आरोप प्रत्यारोप आते हैं तो उन्हें तो इस बात की पूरी तरह से जानकारी है ना कि उनके जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो उनकी भावनाओं को लेकर ही चलेंगे, तो इस बात का ख्याल तो उन्हें पहले रखना चाहिए। कार्यकर्ता की बात और जाहिर सी बात है, जब इस तरह के बयान सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं मंशा साफ होती है। चुनाव प्रचार के दौरान जब बैजनाथ पारा में बृजमोहन अग्रवाल जी जाते हैं तो उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता थे। यदि इस प्रकार से गलत ढंग से यदि भड़कावे वाली बात आती तो घटना कितनी बड़ी हो सकती थी, ये एक सोचने वाली बात है। भाजपा कार्यकर्ता और वहां के जो भी आम लोग हैं, जो नाराजगी की बात करें या किसी दल के कार्यकर्ता है, नहीं है, ये जांच का विषय है। लेकिन बड़ी घटना नहीं हुई और बृजमोहन अग्रवाल थाने में बैठ के FIR दर्ज कराने के बाद वहां फिर से दूसरे दिन से चुनाव प्रचार शुरू हो गया। ये राजनीतिक छत्तीसगढ़ की एक अलग ही कैटेगरी की है, अलग ही स्तर है यहाँ पे। लेकिन जो तनाव पैदा होता है वहां पे कार्यकर्ताओं को मनमुटाव के दूर रहते हुए ये नोटिस, कानूनी जांच का मामला है, पुलिस जांच करेगी कौन कौन दोषी है, किसने गलत पकड़ लिया, या पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था थी कि नहीं थी, कितने कद्दावार नेता के साथ इतने कार्यकर्ता के बीच में कैसे कोई गला पकड़ लिया कि कॉलर पकड़ लिया या हत्या के प्रयास हुआ है क्या, ये तमाम प्रकार के पुलिस जांच करो। जो शब्दों का उपयोग है उस पर जो नोटिस दिया है। रितेश मोरे जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा। कानूनी मामला जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो मुख्यमंत्री जी ने और उनके संचार विभाग के प्रमुख ने जो बयान दिया है, मुझे लगता है कि अगर वो राजनीति से प्रेरित होगा तो उन्हें खेद व्यक्त करना चाहिए कि उन्हें इस प्रकार के अपशब्द, क्योंकि इस प्रकार के जो अपशब्द उन्होंने कहा है, अब मानहानि का नोटिस उनको मिला होगा या न मिला होगा, जो भी बातें उनके 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगी बातें, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का भय का वातावरण। ठीक है जावेद खान जी, फाइनल कमेंट 5 सेकंड का। नोटिस तो आपको मिल ही जाएगा आज नहीं तो कल, जवाब क्या होगा? बिल्कुल, नोटिस आने के बाद में जवाब दिया जाएगा और मुझे लगता है उस जवाब के बाद में बृजमोहन अग्रवाल भी उस जवाब से संतुष्ट होंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कभी किसी को नीचा दिखा करके राजनीति नहीं करी है और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड हमेशा साफ रहा है और छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल में कांग्रेस पार्टी विपक्ष को लेकर के चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देना चाहूंगी। रितेश जी बहुत धन्यवाद, जावेद जी धन्यवाद और के शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ में बृजमोहन अग्रवाल के मानहानि के दावे और हत्या की साजिश के आरोप के बाद सियासत गर्म है। देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में आगे चलकर क्या कुछ निकलकर सामने आता है और कांग्रेस को जो नोटिस मिला है उस पर कांग्रेस क्या जवाब देती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।